फीफा वर्ल्ड कप की एक बात बहुत ज़्यादा निराली है। हर 4 साल में एक बार आता है। जो कैजुअल फुटबॉल फैंस भी होते हैं या वो लोग जो क्लब फुटबॉल फॉलो नहीं कर पाते, हर बार फीफा वर्ल्ड कप आते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं अपने चाचा जी से मिलने गया कल और उनका सबसे पहला सवाल यही था कि ब्राज़ील के क्या हाल हैं, नेमार खेलेगा कि नहीं खेलेगा। और फिर मैंने उनके साथ डिस्कशन की और मुझे एक बात रियलाइज हुई कि ब्राज़ील एक ऐसी टीम है कि भले ही आप फुटबॉल के बारे में ज़्यादा ना जानते हो, आप फुटबॉल फॉलो भी ना करते हो, लेकिन अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात आती है तो ब्राज़ील को मेंशन ना किया जाए ऐसा हो नहीं सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप रॉयल्टी, द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस, द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री, ब्राज़ील। आज ब्राज़ील की बात करेंगे और अगेन जब भी हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो हर टूर्नामेंट में वो एज फेवरेट्स एंटर होते हैं। ब्राज़ील एकमात्र टीम है पूरी दुनिया में जिन्होंने 1930 से लेके आज तक के सारे वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है। कोई ऐसी टीम और दूसरी है ही नहीं जो आपको हर वर्ल्ड कप में दिखे। तो अगले वर्ल्ड कप में 100 साल हो जाएंगे ब्राज़ील को जब 2030 वर्ल्ड कप होगा, जहां पे वो हर एक वर्ल्ड कप का पार्ट होंगे, आई होप। लेकिन कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों में इस ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम की चकाचौंध कम हुई है। ब्राज़ील को शायद वैसा फेवरेट नहीं आंका जाता है जैसे पहले आंका जाता था। और इस बार क्या ब्राज़ील वर्ल्ड कप जीत पाएंगे और क्या नेमार अपना वो अधूरा सपना पूरा कर पाएंगे, इस बात का जवाब हमें मिलेगा इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। देखिए, ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो हर वर्ल्ड कप आप देख लीजिए, चाहे हम 2002 से इस सेंचुरी की बात कर लेते हैं, 2002 वर्ल्ड कप से हम शुरू करें, एज फेवरेट सेंटर किया था ब्राज़ील ने, वो वर्ल्ड कप जीत गए। 2006 में अगेन टॉप 3 फेवरेट्स में थे, क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। 2010 ऑल्दो बड़े बड़े स्टार्स वहां पे नहीं थे, जैसे डूंगा, R9, आड्रियानो, नेमार वगैरह को लेके नहीं गए थे। इस पे हमने हमारी व्हाट इफ सीरीज में बात की है कि व्हाट इफ अगर इन स्टार्स को चुना होता, जो हमने ZB के चैनल पे जिस पे बात की है, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि क्या होता अगर 2010 फीफा वर्ल्ड कप में डूंगा ने उन स्टार्स को चुना होता। फिर आते हैं 2014 वर्ल्ड कप, अगेन होम में था वर्ल्ड कप। शायद ब्राज़ील उतनी स्ट्रांग नहीं थी कंपेयर टू अदर टीम्स, बट नेमार से बहुत उम्मीदें थी। द होप्स ऑफ एन एंटायर नेशन ऑन नेमार शोल्डर्स, ये उस समय की कहावत थी, एक फेमस कमेंट्री में लाइन कही गई थी। सेमीफाइनल्स तक भी वहां पहुंचे थे। 2018 अगेन एक प्राइम नेमार फॉर्म में आ रहे थे, वहां पे भी हार्ट ब्रेक होता है। 22 में भी हार्ट ब्रेक होता है, लेकिन फेवरेट्स जरूर थी ब्राज़ील। टॉप 3 टीमों में हमेशा थी ब्राज़ील। लेकिन इस बार अगर हम 2026 फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो सबके 2 फेवरेट्स तो फिक्स हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना कि भाई आपके 2 फेवरेट्स बताइए, तो फ्रांस और स्पेन का नाम सब ले रहे हैं। 99% लोग फ्रांस और स्पेन का नाम ले रहे हैं। भाई स्क्वाड्स इतनी स्टैक्ड हैं, आप किसी भी एरिया में देख लीजिए, चाहे डिफेंस की बात कर लीजिए, मिडफील्ड अटैक की आप बात कर लीजिए, कहीं पे भी आपको कमी ऐसा लगती नहीं है कंपेयर टू अदर टीम्स। तीसरी फेवरेट टीम आप पूछेंगे किसी की तो हो सकता है कोई पोर्चुगल बोले, कोई इंग्लैंड बोले, कोई और किसी टीम का नाम बोले। ब्राज़ील शायद उन 3 टीम्स में इस वर्ल्ड कप में नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि जब जब ब्राज़ील को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये टीम कुछ नहीं कर सकती, और स्पेशली कार्लो एंचेलोटी की टीम्स, एक ऐसा मैनेजर जो आप कह सकते हैं कि कप स्पेशलिस्ट है, उनकी टीम को आप जब जब अंडर एस्टिमेट करते हैं वो उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो कार्लो एंचेलोटी की ब्राज़ील उतरेगी इस बार फीफा वर्ल्ड कप में, और क्या होने वाला है, बिकॉज बहुत एक्साइटेड है सारे फैंस। एक तो कार्लो एंचेलोटी का जो CV है हमें सबको पता है, और अगर कार्लो एंचेलोटी ने ब्राज़ील को वर्ल्ड कप जिता दिया तो पहली बार होगा फुटबॉल के इतिहास में कि कोई फॉरेन मैनेजर एक कंट्री को वर्ल्ड कप टाइटल जिता देता है। तो देखना होगा कि किस तरह से ब्राज़ील इस वर्ल्ड कप को अप्रोच करेंगे। उससे पहले हम नजर डालेंगे स्क्वाड पे। तो अगर हम स्क्वाड पे नजर डालें तो गोलकीपर्स में आपके पास एलिसन, एडरसन और विवेर्तो। अब देखिए, अगर आप पूरा ही ये स्क्वाड सिलेक्शन देखेंगे ना कार्लो एंचेलोटी का, तो आपको बहुत सेफ स्क्वाड सिलेक्शन लगता है, बारिंग 1 और 2 प्लेयर्स। कार्लो एंचेलोटी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बड़े नामों के साथ गए हैं रादर देन टेकिंग सम बोल्ड कॉल्स। अब अगर आप गोलकीपिंग सिचुएशन पे नजर डालेंगे तो एडरसन आप कह सकते हैं कि ही इज नॉट एट हिज बेस्ट। एलिसन ही मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करते हुए आपको दिख सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि एलिसन की भी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो नर्वी रही हैं बहुत ज्यादा ब्राज़ील के साथ एट टाइम्स। शेकी नहीं बोलूंगा मैं, नर्वी की। एलिसन पे आपको वैसा भरोसा नहीं आता कि भाई ये वाटर टाइट गोलकीपर है, जो मे बी आप लिवरपूल में एलिसन को उनकी प्राइम में खेलते हुए देखते थे। तो एलिसन बेहतरीन गोलकीपर है, हम सबको पता है, बट क्या वो अभी
उस फॉर्म में हैं या उस प्राइम में हैं जैसा हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। थर्ड कीपर की बात करें तो विवेर्तो जा रहे हैं थर्ड कीपर, और अगेन एक बहुत सेफ सिलेक्शन है। विवेर्तो 2016 में जब ब्राजील ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था तो उस टीम का भी हिस्सा थे। सब लोग चाह रहे थे, ब्राजील के जो लोकल फैंस थे, कि सूजा को लाया जाए। सूजा एक बहुत अच्छे गोलकीपर हैं व्हेन इट कम्स टू सेविंग पेनल्टीज, जो लोकल लीग में खेलते हैं उनके गोलकीपर। दूसरे जो आपके गोलकीपर थे वो थे बेंटो कंटेंशन में, लेकिन उनका सऊदी लीग में सीजन अच्छा नहीं रहा, जहां पे उन्होंने अल नसर के साथ कई सारे एरर्स किए जैसा हमें देखने को भी मिला इस सीजन। तो लिहाजा विवेर्तो के साथ गए, एक्सपीरियंस भी है, और तीसरा कीपर आपको हार्डली यूज में आता है, तो उस हिसाब से उनको लीडरशिप ग्रुप का पार्ट बना के लेके गए हैं। बट ऑल्दो मुझे लगता है कि एक पेनल्टी स्पेशलिस्ट होना चाहिए आपका तीसरा कीपर, जो सूजा थे, बट उनको पिक नहीं किया गया है। तो जैसा मैंने कहा, सेफ सिलेक्शन। अब आ जाते हैं डिफेंस में, और यहां आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम देखने को मिलते हैं। तो डिफेंस में आपके पास मार्किनियोस, गैब्रियल, ब्रेमर, रॉजर इबानियज, लियो परेरा, वेजली, डेनिलो। अब दो हैं डेनिलो टीम में, तो इनको हम डेनिलो सिल्वा बोलेंगे, और दूसरे डेनिलो को डेनिलो डस सैंटोस बोलेंगे। वो डेनिलो जो बोटाफोगो में खेलते हैं उनको डेनिलो डस सैंटोस बोलेंगे, और ये जो फ्लेमिंगो में खेलते हैं इनको हम बोलेंगे डेनिलो लुइस। डेनिलो लुइस, एलेक्सेंड्रो, डगलस सैंटोस, जो सेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग के लिए खेलते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें तो सेंटर बैक्स में आपके पास तीन नाम जो हैं, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जिनको तो पिक होना ही होना चाहिए था, और तीनों को पिक किया गया है। ब्रेमर, जिनकी परफॉर्मेंसेस एक्सेप्शनल रही हैं विद ब्राजील, बहुत ही अच्छा खेलते हैं वो ब्राजील के लिए जब भी खेलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सेंटर बैक्स। मार्किनियोस और गैब्रियल, गैब्रियल वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड अगर हम बात करें, और मार्किनियोस जो उनके अपोनेंट थे चैंपियंस लीग फाइनल में पीएसजी के अगेंस्ट। तो इन तीन सेंटर बैक्स की बात करें तो यहां पे आपको बहुत सॉलिड बैकलाइन लगती है ब्राजील की। उसके अलावा अगर हम और दो सेंटर बैक्स की बात करें तो रॉजर इबानियज है आपके पास, जो इजीली लास्ट 3 सीजन से आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स या दी बेस्ट सेंटर बैक रहे हैं। अगर हम सऊदी प्रो लीग की बात करें, अल अहली के लिए खेलते हैं, वहां पे उनको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है फैंस से। 2023 तक वो रोमा के लिए खेल रहे थे, और रोमा के फैंस भी उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। रोमा के फैंस को भी काफी दुख हुआ था जब वो उनको छोड़ के गए थे, और वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी रही थी, बहुत ज्यादा रिलायबल रही थी। तो अगर आपको लगे कि भाई ये सऊदी प्रो लीग का यहाँ पे सेंटर बैक क्या कर रहा है, तो उसका रीजन ये है। उसके बाद आते हैं हम अपने पांचवें सेंटर बैक पे, जो है लियो परेरा। अब अगेन एक लोकल लीग के सेंटर बैक को लेके जाया जा रहा है। लियो परेरा जैसा थीम रहा है हमारी एक सीरीज का, वन ऑफ दो सेंटर बैक्स जो अक्रॉस द बैक लाइन खेल सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, जहां आपको खिलाना है खिला लीजिए। तो लियो परेरा वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल करते हैं। अब आ जाते हैं फुल बैक सिचुएशन में, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मिस इस ब्राजीलियन टीम में है एडर मिलिटाओ। एडर मिलिटाओ की अगर हम बात करें तो नेल्ड ऑन स्टार्टिंग सेंटर बैक थे एंचेलोटी के सिस्टम में, जहां पे वो राइट बैक खेलते थे। 2022 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एज अ राइट बैक खेला था ब्राजील के लिए, अगर आपको याद हो, और उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही थी। इवन रियल मैड्रिड ज्वाइन करने से पहले, चाहे वो पोर्तो के लिए हो चाहे वो साओ paulo के लिए हो, एडर मिलिटाओ राइट बैक खेलते थे। तो एक बहुत सॉलिड ऑप्शन हो सकते थे वहां पे, जो एक्सपीरियंस के साथ साथ सॉलिडिटी आपको लाके दे सकते थे। एडर मिलिटाओ अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से नहीं है स्क्वाड में, इस वजह से उनका मिस बहुत ज्यादा खल सकता है ब्राजील को। विच ब्रिंग्स अस टू द फुल बैक ऑप्शंस, जहां पे आपके पास है एलेक्सेंड्रो और डेनिलो। अब देखिए एलेक्सेंड्रो और डेनिलो को तो मुझे लगता है कि बैकअप के तौर पे ही लेके जाया जा रहा है। दोनों लीडरशिप ग्रुप का पार्ट है। जैसे एलेक्सेंड्रो तो क्या कर रहे हैं अभी इस ब्राजील की टीम में मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो प्लेयर्स जिनको मैनेजर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनको लगता है कि लीडरशिप ग्रुप का वो पार्ट है, इस वजह से आई थिंक एलेक्सेंड्रो को लिया जा रहा है स्क्वाड में। और सेम रीजन आप डेनिलो के लिए भी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस एंड लीडरशिप। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि कार्लो एंचेलोटी का टेन्योर कैसा रहा है अभी तक एज अ मैनेजर, तो मैं आपको बोलूंगा 7.5 या 8 आउट ऑफ 10। क्योंकि शुरू में थोड़ी सी हार आई, थोड़े मैचेस हारे ब्राजील ने, लेकिन वो कई सारे सिस्टम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कुछ चीजें टेस्ट कर रहे थे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि फुल बैक्स कहीं ना कहीं वो ग्रूम नहीं कर पाया कार्लो एंचेलोटी, और उनको लेफ्ट बैक राइट बैक ना सॉलिड नहीं मिले। विच ब्रिंग्स मी टू द स्टार्टिंग फुल बैक्स के ऑप्शंस जो होंगे ब्राजील के। लेफ्ट पे डगलस सैंटोस और राइट में आपके खेलेंगे वेजली। अब क्योंकि एडर मिलिटाओ नहीं है, वेजली को पिक किया गया है। रोमा के लिए वेजली का सीजन काफी अच्छा था, तो एक रिलायबल और एक ऐसे फुल बैक है जो आप कह सकते हैं ना कि हु डज द जॉब, जो आएगा। कोई ऐसा बहुत ब्रिलियंट प्लेयर नहीं है, ब्रिलियंस नहीं दिखती है, बट ही कैन डू द जॉब। एंड सेम फॉर डगलस सैंटोस, सेंट पीटर्सबर्ग में खेलते हैं रशियन लीग में, उनका सीजन वहां पे काफी ज्यादा अच्छा रहा था। तो ये दो आपके फुल बैक्स होने वाले हैं जो हो सकता है ब्राजील के लिए स्टार्ट करेंगे इस वर्ल्ड कप में। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा नेशन ब्राजील का, मतलब मैं तो
60-70s में जा भी नहीं रहा हूं जब ब्राजील ने मल्टीपल वर्ल्ड कप्स जीते थे। एक ऐसी टीम जिसने आपको इसी सेंचुरी में अगर हम बात करें तो रोबर्टो कार्लोस, काफू, मार्सेलो, डैनी एल्वेज, मिरांडा, मतलब कितने खतरनाक और लेजेंडरी फुलबैक्स दिए हैं। उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि एक 7.58 आउट ऑफ 10 फुलबैक है ये, और जो अपना काम अगर ढंग से करते, बस ही डज हिज जॉब, तो भाई चीजें ठीक हो जाएंगी और ब्राजील कैन गो फर्दर इन द टूर्नामेंट, और इंडिविजुअल एरर्स उन्हें कमिट नहीं करने हैं। तो ये थोड़ा सा लगता है अजीब, और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि क्या कार्लो एंचेलोटी इतने कम टाइम में ढूंढ पाए वो फुल बैक्स जो ब्राजील के लिए अच्छा कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तो हो गई बैकलाइन ब्राजील की। अब आता है मिडफील्ड, और मिडफील्ड में भी आपको इंटरेस्टिंग नाम देखने को मिलते हैं। देखिए मिडफील्ड अगेन मैं कहूंगा बहुत सेफ सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मिडफील्ड में आप नाम देख सकते हैं कैसेमीरो, ब्रूनो गुमारेश, फबीनियो, डेनिलो डोस सैंटोस हैं ये बोटाफोगो वाले, जैसा मैंने कहा इनको हम डेनिलो डोस सैंटोस बोलेंगे, और लूकस पाकेता। अब देखिए यहाँ पे फबीनियो का फिर से जो मैं कहूंगा सिलेक्शन है वो सेफ है, बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिलेक्शंस हैं। डेनिलो डोस सैंटोस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फबीनियो की जगह आप शायद कह सकते हैं वुल्स के जाओ गोमेज हो सकते थे, क्योंकि जाओ गोमेज अगेन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको और ज्यादा एथलेटिसिज्म लाके देते हैं, और ज्यादा आपको यंग ब्लड लाके देते हैं। फबीनियो शायद उस तरीके के प्लेयर नहीं है, अपनी प्राइम में नहीं है जैसा वो पहले थे, या वो क्वालिटी अब उनकी रही है जो पहले थी। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग दो सेंट्रल मिडफील्डर्स की बात करें तो वो हैं कैसेमीरो और ब्रूनो गुमारेश। अब देखिए कैसेमीरो पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि उनके लेग्स नहीं हैं, उनकी मोबिलिटी वैसी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ही इज नॉट द कैसेमीरो ऑफ 2016 या 2018 जो उस केसीएम तिकड़ी जिन्होंने रियल मैड्रिड को इतने सारे टाइटल्स जिताए, उस आप फिजिकल कंडीशन में कैसेमीरो को देखते हैं। लेकिन वो इंटेलिजेंस, वो आईक्यू, और ये सीजन उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत जबरदस्त किया था। तो कैसेमीरो इज स्टिल दैट लीडर एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर ब्राजील इन दैट मिडफील्ड। और उनके पार्टनर है ब्रूनो गुमारेश, जो एक्चुअली में अपनी प्राइम में है अभी, आपको एथलेटिसिज्म लेके आते हैं, प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं। और एक जो क्रिटिसिज्म रहा है ब्रूनो गुमारेश का कि जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं न्यूकासल के लिए, वो ट्रांसलेट नहीं हुई है जब भी उन्होंने ब्राजील की शर्ट पहनी है। तो ये भी एक चीज है जिसको कार्लो एंचेलोटी को देखना होगा कि कैसे वो बैलेंस लेके आते हैं इस मिडफील्ड में। अब देखिए मैं आपको अटैकर्स के भी नाम बता देता हूं, क्योंकि मिडफील्ड की हम पूरी बात करेंगे तो यहां पे हमें ना कार्लो एंचेलोटी के दो टैक्टिकल सिस्टम्स की बात करनी होगी जो उन्होंने एम्प्लॉय किया है। तो मैं आपको आगे पूरी स्क्वाड बता देता हूं कि क्या क्या है। तो अटैकर्स में अगर हम जाएं तो आपके पास है ऑब्वियसली विनीशियस जूनियर, रफीनिया, मतायस कूनिया, लुइस हेनरिके, इगोर थियागो, एंड्रिक, गैब्रियल मार्टिनेली, रायन और नेमार जूनियर। नेमार जूनियर की मैं बात सबसे एंड में करूंगा, तो वीडियो के एंड तक रुकिएगा कि नेमार पे मेरा क्या थॉट है और कैसे उनको यूज किया जाएगा ब्राजील के लिए। लेकिन टैक्टिकली किस तरह से ब्राजील फंक्शन करती है कार्लो एंचेलोटी के अंडर, अभी उसकी बात करेंगे। तो हमने दो तरीके से देखा है कि कार्लो एंचेलोटी ब्राजील को खिलाते हैं। एक तो 4-2-4 सिस्टम होता है जहां पे आपके दो सेंट्रल मिडफील्डर्स होते हैं और 4 अटैकर्स आपके आगे होते हैं। अब उन 4 अटैकर्स में आपके होते हैं रफीनिया, विनीशियस, मथायस कूनिया, एस्तेवा होते थे तो एस्तेवा स्टार्ट कर लेते थे, नहीं तो आप देख सकते हैं कि इगोर थियागो वहां पे खेल सकते हैं। ये तो एक सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम होता है जो और ज्यादा बैलेंस्ड है, और ये चीज हमने देखी थी पनामा वाले मैच में। पनामा के अगेंस्ट आप देखेंगे तो ब्राजील इस 4-2-4 सिस्टम के साथ गई। फिर कार्लो एंचेलोटी ने सेकंड हाफ में एक टैक्टिकल स्विच किया जहां वो 3 मैन मिडफील्ड में चले गए, जहां पे उन्होंने लूकस पाकेता को खिला दिया स्ट्राइकर के पीछे, और 3 अटैकर्स उन्होंने आगे खिला दिए, और फिर तो पनामा को फाड़ के फेंक दिया। यूजुअली जब क्या हो रहा था 4-2-4 में ब्राजील नंबर्स तो डाल रही थी बॉक्स के अंदर, और मिडफील्ड में आपके पास 2 एंकर्स थे जो बॉल को आगे पहुंचा रहे थे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रही थी, जैसे ही ऑपोजिशन को बॉल मिल रही थी तो ट्रांजिशन में वो कैसेमीरो वाली साइड को टारगेट कर रहे थे। अब जैसा मैंने कहा कि कैसेमीरो के पास वो इंटेलिजेंस है, वो अभी भी उस तरीके की क्वालिटी लेके आ सकते हैं मिडफील्ड में, लेकिन ऑफ द बॉल प्रॉब्लम यह है कि कैसेमीरो के पास लेग्स नहीं है, तो रिकवरी पेस उनका काफी कम हो जाता है। तो ब्रूनो गुमारेश एक हद तक की मदद कर सकते हैं कैसेमीरो के लिए। तो वहां पे आपको बैलेंस फाइंड करने की जरूरत है जो लूकस पाकेता आपको प्रोवाइड करते हैं, और लूकस पाकेता इस टीम का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। लाइक मैं उनको सेकंड या थर्ड नंबर पे तो रखूंगा ही रखूंगा। लूकास पाकेता एक ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 10 में खेलते हैं, स्ट्राइकर के जस्ट पीछे, मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं, पीछे आके सेंट्रली भी ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रैक बैक करते हैं बहुत ज्यादा, और ऑफ द बॉल वर्क रेट उनका बड़ा जबरदस्त है। प्लस उनके अगर आप नंबर्स देखेंगे
तो गोल्स और असिस्ट अगर आप देखेंगे उनके, तो उनके 60 अपीयरेंसेस में 21-22 गोल कंट्रीब्यूशन है ब्राजील के लिए। यानी हर तीसरे मैच में एक गोल या असिस्ट आता है लूकास पाकेता का, विच आई थिंक इज थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट आफ्टर नेमार, अगर हम पिछले कुछ समय में बात करें ब्राजील के लिए गोल कंट्रीब्यूशंस देने वाले खिलाड़ियों के लिए। तो जब ये 4-3-3 वाला सिस्टम आ जाता है, जहां पे आपके पास लूकास पाकेता भी खेल रहे हैं, फिर आपको कवर भी मिल जाता है कैसेमीरो के लिए, आपको ऑन द बॉल क्वालिटी भी मिलती है, बैलेंस आप फाइंड कर लेते हैं। तो कार्लो एंचेलोटी को यह देखना होगा कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो आपको बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, कौन सा सिस्टम है अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन जो आपको डिप्लॉय करना है इन सर्टेन गेम्स। विच ब्रिंग्स मी टू द फ्रंट लाइन। अब फ्रंट लाइन में बहुत ज्यादा यहां पे एक कनंड्रम होने वाला है सिलेक्शन का। ऑब्वियस है, राइट में आप रफीनिया को खिलाइए, लेफ्ट में विनीशियस खेलेंगे और सेंट्रली आपके मैथायस कूनिया आ जाएंगे, या फिर आप इगोर थियागो को खिला सकते हैं अगर आपको एक टारगेट मैन चाहिए। आपके पास बेन सेरायन है ऑप्शन, लुइस हेनरिके एक ऐसे प्लेयर हैं जो स्ट्रेच कर सकते हैं, और स्ट्राइकर में एंड्रिक भी आपके पास एक ऑप्शन हो जाते हैं। तो देखिए बात यहां पे क्या है कि 2 साल से रफीनिया लेफ्ट विंग पे खेल रहे हैं बार्सिलोना के लिए। कार्लो एंचेलोटी ही वो मैनेजर थे जिन्होंने विनीशियस को क्लोजर टू गोल खिलाया। अगर आपको याद हो तो जिडान के अंडर स्टार्ट उतना अच्छा नहीं रहा था विनीशियस का, और लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या प्लेयर उठा के ले आए हैं, ये तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है और कैसे मतलब रियल मैड्रिड का ये फेस बनेगा। कार्लो एंचेलोटी आते हैं, विनीशियस को क्लोजर टू गोल खिलाते हैं, हाफ स्पेस में और लेफ्ट हाफ स्पेस में, और वो लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड की तरह विनीशियस खेलते हैं, और बिल्कुल अनलॉक कर दिया फिर उन्होंने विनीशियस को। जैसे विनीशियस ने नंबर प्रोड्यूस किए, चाहे वो 21-22 सीजन हो या 23-24 सीजन हो, हमने विनीशियस की प्रॉयस देखी। सेम गोज फॉर रफीनिया। फ्लिक के अंडर रफीनिया के अगर आप लास्ट 2 सीजन देखेंगे, स्पेशली अगर लास्ट सीजन आप देखेंगे 24-25 वाला, जहां पे रफीनिया ने कहर ढा दिया था, क्लच परफॉर्मेंसेस थी, गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑफ द बॉल वर्क रेट, सेम चीज रफीनिया कर रहे थे। लेफ्ट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहे थे क्योंकि राइट में आपके पास यमाल थे। तो रफीनिया, वो तो रफीनिया की ब्रिलियंस है कि वो लेफ्ट में भी उतना ही बढ़िया खेल गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होने वाला है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के अराउंड ही फंक्शन करेगा अटैक। आई थिंक इट विल बी विनीशियस, क्योंकि नेचुरली विनीशियस वो लेफ्ट साइडेड प्लेयर है, बट आई डोंट थिंक सो कि आप रफीनिया को राइट साइड में खिला के वो जस्टिस करेंगे। मे बी आप कह सकते हैं कि इंटरचेंजेबली वो खेल सके, क्योंकि जब 4-4 खिलाते थे कार्लो एंचेलोटी, उन 4 में जो 4 अटैकर्स होते थे उनमें आप इंटरचेंजेबिलिटी देखते थे। मे बी स्ट्राइकर सेम जगह पे स्टेशनरी रहता था मोर और लेस, बट बाकी आप इंटरचेंजेबिलिटी देखते थे, तो काफी मोबाइल और फ्लेक्सिबल अटैक वो होता था। बट इस बैलेंस्ड अप्रोच में जहां पे वो 3 मैन मिडफील्ड खिलाएंगे, वहां पे वो विनीशियस को लेफ्ट पे खिलाते हैं कि रफीनिया को, इंटरेस्टिंग चॉइस एक होने वाली है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करें, जैसा मैंने कहा लुइस हेनरिके एक नेचुरल विंगर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग के साथ उनका सीजन बहुत ज्यादा अच्छा गया था। एक ऐसे विंगर हैं जो 1v1s में काफी अच्छे, अपने मैन को बहुत अच्छे से टेक ऑन करते हैं, फाउल्स बहुत ज्यादा ड्रॉ करते हैं, तो हो सकता है पेनल्टी वगैरह जीत जाए। रायन का बहुत ही अमेजिंग सीजन रहा था बोर्नमथ के साथ, तो वो भी एक ऑप्शन है जिनको बेंच से लाया जा सकता है। इगोर थियागो अभी एक नई क्वांटिटी है अगर हम बात करें इस ब्राजीलियन टीम में, लेकिन अभी उनको जब 2-3 मैचेस में मौके मिले तो उन्होंने गोल स्कोर किए। गैब्रियल मार्टिनेली पे आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं टीम में, इनका तो आर्सेनल के साथ भी इतना ज्यादा प्रोडक्टिव सीजन नहीं रहा। मे बी इनकी जगह जाओ पेड्रो को लिया जा सकता था, लेकिन जाओ पेड्रो के नंबर्स अच्छे नहीं रहे हैं ब्राजील के साथ। ऑलमोस्ट 800 मिनट्स में कोई गोल स्कोर नहीं किए हैं जाओ पेड्रो ने ब्राजील के लिए, तो ये भी एक रीजन है कि क्यों जाओ पेड्रो को नहीं चुना गया, और इगोर थियागो जिनका ब्रेंटफोर्ड के साथ सीजन बहुत अच्छा था उनको चुना गया है। मार्टिनेली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे आर्सेनल उनको यूज करती थी, जैसे मिकेल आर्टेटा उनको यूज करते थे, कि जैसे गेम स्टेट ऐसा चल रहा है कि जैसे ब्राजील आर अंडर प्रेशर, एक गोल की लीड है या बहुत नैरो लीड को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वहां पे थोड़ा ऑपोजिशन का डिफेंस भी थका हुआ है, ऊपर चढ़ा हुआ है आपके, तो ट्रांजिशन पे काउंटर अटैक पे मार्टिनेली बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं और गेम को किल करने के लिए काम में आ सकते हैं। तो वो उस लिहाज से भी एक ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास। कार्लो एंचेलोटी ने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कई बार ये बोला है कि ये ब्राजीलियन टीम प्रोएक्टिव नहीं होगी, रिएक्टिव होगी। तो यानी आप ब्राजील को डीप डिफेंड करते हुए देख सकते हैं एट टाइम्स, ट्रांजिशंस पे और काउंटर अटैक पे ये टीम आपको मारेगी, जो हमने रियल मैड्रिड के साथ भी देखा था। तो अगर आप कार्लो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड पे भी नजर डालेंगे, तो एक ऐसी टीम थी तो प्रेशर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती थी और फिर काउंटर अटैक पे हिट करती थी, और जो उनकी क्वालिटी थी ना फ्रंट लाइन में, दैट वाज रियली स्केरी। जिस तरह से बेंजेमा थे, फिर बाद में जूड बेलिंगम थे, और विनीशियस के भी जैसे मैंने कहा नंबर्स बड़े अमेजिंग थे कार्लो एंचेलोटी के अंडर। तो वो एक चीज है जो शायद आपको इस ब्राजीलियन टीम से देखने को मिले। एक और चीज है इस ब्राजीलियन टीम की जो लोग शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, कि सेट पीसेस पे ये ब्राजीलियन टीम काफी खतरनाक हो सकती है। अगर हम हाइट की बात करें तो कैसेमीरो हैं, ब्रेमर हैं, मार्किनियोस हैं, गैब्रियल हैं, बड़ी जबरदस्त टीम है ये सेट पीसेस से जो आपको परेशान कर सकती है। फिर आपके पास प्लेयर्स हैं
जैसे ब्रूनो गुमारेश हैं, लूकस पाकेता हैं, जो डिलीवरीज काफी अच्छी डाल सकते हैं। रफीनिया एक बहुत अच्छे फ्री किक टेकर हैं, डेड बॉल पे उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो हो सकता है कि आप अगली विंस देखें ब्राजील की, जहां पे वो सेट पीसेस पे गोल करके डॉगेडली डिफेंड करके अपने अपोनेंट को रोक रहे हैं और सिर्फ 1-0 या 2-1 टाइप की विंस निकाल रहे हैं, लास्ट में काउंटर अटैक पे गोल मार के जीत रहे हैं। जोगा बनीतो वाली ब्राजील आप उम्मीद मत कीजिएगा कि इस वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलेगी। बहुत क्लियरली बोल दिया कार्लो एंचेलोटी ने कि जैसा मैंने कहा कि एक रिएक्टिव टीम आपको देखने को मिलेगी रादर देन अ प्रोएक्टिव टीम। जोगा बनीतो पे माला चढ़ चुकी है। जोगा बनीतो इज डेड दोस्तों। मॉडर्न टैक्टिकल ट्रेंड्स के हिसाब से इस ब्राजीलियन टीम को ड्रिल किया गया है कार्लो एंचेलोटी के द्वारा, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो के, व्हाट अबाउट नेमार जूनियर। इतनी सारी बात बोल दी, नेमार का तो नाम ही नहीं लिया एक बार भी। नेमार को कैसे यूज किया जाएगा इस ब्राजीलियन टीम में? जैसा मैंने कहा, जोगा बोनीतो इज डेड बट इट इज नॉट क्वाइट डेड व्हेन नेमार इज ऑन द फील्ड दोस्तों। आखिरी प्लेयर जिसमें हमें वो जिंगा या वो जोगा बोनीतो वाली जो हम बात बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल ब्राजीलियन प्लेयर की हम बात करते हैं, नेमार वो लेके आते हैं। देखिए, कार्लो एंचेलोटी ने ये कहा है कि नेमार उनकी टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सबसे अच्छी न्यूज है, सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो हमें लग रहा था कि नेमार शायद 3 मैच के लिए अनअवेलेबल हो सकते हैं, 2 के लिए हो सकते हैं, तीसरे में शायद फीचर करें, अब वो 1 मैच कम हो गया है। वो पहले मैच के लिए अनअवेलेबल है बस, मोरक्को के अगेंस्ट, बट बाकी जो 2 मैच है स्कॉटलैंड और हेती के अगेंस्ट, वहां पे आप देख सकते हैं कि नेमार शायद फीचर कर सकते हैं। नेमार के लिए पहले ही कार्लो एंचेलोटी ने बोल दिया था कि ये स्टार्टर नहीं है, स्टार्टर वाले रोल में आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा नेमार को, और वो नेमार ने एक्सेप्ट किया है। बट नेमार की जो प्रेजेंस है ड्रेसिंग रूम में, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब और मोटिवेशन लेके आती है। जितने भी प्लेयर्स हैं इस ब्राजीलियन टीम में, चाहे वो विनीशियस हो, रफीनिया हो, लूकस पाकेता हो, रायन हो, सब ने बोला है कि नेमार हमारे आइडल हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, उन पे ही देख के हमने उनको ही देख के गेम खेलना सीखा है, अपने आप को मॉडल किया है, और उनकी प्रेजेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाली है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो टीम को मोटिवेट करना हो। इवन कार्लो एंचेलोटी ने यह तक कहा था कि भले ही नेमार फिजिकली फिट नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो वो टीम के लिए खेलने के लिए पहले 1-2 मैचेस में, बट वो टीम के साथ हर जगह ट्रैवल करेंगे क्योंकि उनकी प्रेजेंस मुझे चाहिए। मेरे लीडरशिप ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नेमार इस वर्ल्ड कप की, अगर हम बात करें ब्राजील के लिहाज से। ऑन फील्ड अगर हम बात करें कि नेमार कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मे भी शुरुआत में इन गेम्स जहां पे गेम फंसा हुआ है 1-1, आपको नेमार की ब्रिलियंस की जरूरत है। बेंच से लाने के लिए नेमार इज अ फिनोमिनल ऑप्शन, और आप वही देखेंगे इस वर्ल्ड कप में, उनको वैसे ही यूज किया जाएगा। देखिए, नेमार को लेफ्ट साइडेड विंगर की तरह यूज नहीं किया जाएगा। अगेन कार्लो एंचेलोटी ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मैं नेमार को एज अ नंबर 10 या फॉल्स 9 की तरह यूज करूंगा, तो नेमार को वहां पे ज्यादा ट्रैक बैक करने की जरूरत भी नहीं है। और अगेन लोग बोलेंगे कि भाई नेमार को क्यों सेलेक्ट किया गया है, नेमार ने ऐसा क्या किया है? तो देखिए, सैंटोस के साथ इन 42 अपीयरेंसेस लगभग 23 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके इन अ वेरी बैड सैंटोस टीम, जिनको लगभग रेलीगेट होने से बचाया था नेमार ने। तो ऐसा नहीं है कि नेमार अभी मतलब डेड वेट है बिल्कुल, या नेमार को तो आप सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए लेके जा रहे हैं, नहीं, क्वालिटी है, आईक्यू है वहां पे, एक मोमेंट ऑफ मैजिक या मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस प्रोड्यूस कर सकते हैं नेमार, लेकिन पूरा 90 मिनट आप नेमार को खेलते हुए रेयरली देखेंगे इस वर्ल्ड कप। शुरुआत में आप लूकस पाकेता को ही देखेंगे उस 10 में खेलते हुए, एंड मे बी उन मैचेस में जहां पे थोड़ा सा फंसा हुआ है मैच, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा कोई टीम बैठी हुई है, 0-0 पे फंसा हुआ है मैच, गंदे से वो मैच नहीं होते जहां पे आपको बहुत ज्यादा फिजिकलिटी देखने को मिलती है, बस मिडफील्ड में ही बॉल घूमे जा रही है, बॉक्स के अंदर बॉल आ रही है तो क्लियर कर देते हैं सेंटर बैक्स उसको, भारी भरकम सेंटर बैक्स हैं ऑपोजिशन टीम के, उनके अगेंस्ट नेमार आके ही कैन बी द डिफरेंस मेकर। और इस तरह से नेमार को स्पेयरिंगली, साइकोलॉजिकली, और कैसे टीम की वाइब अच्छी हो, प्लस ऑफ द बेंच आके वो किस तरीके का इंपैक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं नेमार को करते हुए, उस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक और बात है कि इस ब्राजीलियन टीम में ना लॉन्ग शॉट टेकर्स बहुत अच्छे हैं। नेमार अच्छा शॉट मार सकते हैं, मथायस कूनिया इज अ वेरी गुड लॉन्ग शॉट टेकर। एंड्रिक की मैंने बात नहीं की, एंड्रिक अगेन एक ऐसे ऑप्शन है जो बेंच से आके आपको पेस इंजेक्ट करके दे सकते हैं। एंड्रिक को ना लोकल ब्राजीलियन फैंस बहुत पसंद करते हैं और उनको वो उनके नेक्स्ट पोस्टर बॉय लगते हैं। तो एंड्रिक में उनको मे बी समवन लाइक R9 दिखता है कि ये बंदा है जो आगे चल के हमारी ब्राजीलियन नेशनल टीम के लिए बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो एंड्रिक के अंदर भी वो क्वालिटी है जो लॉन्ग शॉट्स लेने वाली हम बात करते हैं ना, शॉर्ट पावर है। तो सेट पीस डिलीवरीज, कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा डेंजरस होना, प्लस जैसे मैंने कहा लॉन्ग शॉट लेने वाले कई सारे खिलाड़ी हैं, अच्छे फ्री किक टेकर्स हैं इस ब्राजीलियन टीम में, विच आई थिंक एक ऐसा एस्पेक्ट होगा जो ब्राजील को इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ब्राज़ील को बहुत ज़्यादा डेंजरस टीम बनाती हैं।
अब अगेन मैं लाइनअप की बात करूं तो जैसा मैंने कहा वो 4-3-3 सिस्टम मैं देखता हूं कि ब्राज़ील खिलाना चाहेंगे, शायद कार्लो एंचेलोटी उसी के साथ जाएंगे क्योंकि उसी सिस्टम के साथ उनको ज़्यादा सक्सेस मिली है। तो गोल में होंगे एलिसन, उसके बाद राइट बैक पे वेजली, सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ ब्रेमर और मार्किनियोस। गेब्रियल को हमने अक्सर देखा है कि वो ऑफ द बेंच लाते हैं, या गेब्रियल और ब्रेमर भी खेल सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपके होंगे डगलस सैंटोस, मिडफील्ड के बीच में होंगे डबल पिवट में आपके कैसेमीरो और ब्रूनो गुमाराइश। नंबर 10 में आपके पास पाकेटा, लेफ्ट साइड में आपके विनीशियस, राइट में ऑफ कोर्स मतलब स्टार्ट रफीनिया ही करेंगे, बट मुझे लगता है रफीनिया ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं लेफ्ट से। और आपके स्ट्राइकर होंगे मे बी मथायस कूनिया, नहीं तो इगोर थियागो को आप वहां पे स्टार्ट करते हुए देख सकते हैं, और नहीं तो फिर नेमार को आप देखेंगे नंबर 10 पे खेलते हुए इन सम ऑफ द मैचेस, बट शुरुआत के मैचेस में तो नेमार स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ब्राज़ील की लाइनअप हो सकती है। अब ब्राज़ील कहां तक जा सकती है इस वर्ल्ड कप में? देखिए, जैसा मैंने कहा, सबसे बेहतरीन नॉकआउट कप मैनेजर हैं कार्लो एंचेलोटी के रूप में ब्राज़ील के पास, मोटिवेशन है। सबसे ज़्यादा नज़रें इस समय विनीशियस और नेमार पे होंगे क्योंकि नेमार ने तो किया है ब्राज़ील के लिए काफ़ी ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं, लेकिन विनीशियस ने अभी तक स्टेप अप नहीं किया है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और उनको भी अपने क्रिटिक्स को रॉन्ग साबित करना होगा। एक काम नेमार और अच्छा करते हैं कि सारा मीडिया का टेंशन ना बाकी प्लेयर से डाइवर्ट करके खुद पे ले लेते हैं और एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है, जिससे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना वो प्लेयर्स जैसे विनीशियस, रफीनिया, मे बी गेब्रियल, इनसे रिलीज होके नेमार पे जाता है। और नेमार इज केपेबल इनफ कि वो शोल्डर कर सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मजबूत कंधों पे। और मुझे लगता है कि ब्राज़ील की जो ये टीम है ये केपेबल है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। आपने देखा होगा कि कितना इमोशनल सेंड ऑफ उनको दिया गया है, उनके पूरे प्लेन को बैप्टाइज किया गया है कि कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिव ऑरा है, उसको आप वॉश आउट कर दो, उसको आप धो दो। और मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो हेक्सा बोलते हैं ना, हेक्सा द 6th वर्ल्ड कप, द हेक्सा के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ब्राज़ीलियन क्राउड, ब्राज़ीलियन फैंस। और आई थिंक अगर ब्राज़ील ये वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं तो 1970 के बाद 1994 में वो अपना चौथा वर्ल्ड कप जीते थे, तो लगभग सेम हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा, और विच इज़ द लॉन्गेस्ट वेट फॉर ब्राज़ील टू विन अ वर्ल्ड कप। तो ब्राज़ील नहीं चाहेंगे कि उस स्ट्रीक को बराबर करें कि सबसे ज़्यादा लंबा इंतज़ार उन्हें करना पड़े अपना अगला वर्ल्ड कप जीतने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है ब्राज़ील के लिए। भले ही फेवरेट्स नहीं हो, बट आप उनको कतई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और इस टीम में कैपेबिलिटी है इस फीफा वर्ल्ड कप को जीतने की। एंड लेट्स सी क्या होता है। तो ये था मेरा एनालिसिस ब्राज़ील का, और लास्ट में मैंने इंटेंशनली ब्राज़ील की बात की क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी थी, टाइम लगता ब्राज़ील के बारे में बात करने के लिए। बट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है ब्राज़ील को लेके। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या लगता है आपको, ब्राज़ील के चांसेस क्या हैं? एंड आर यू रूटिंग फॉर ब्राज़ील या कोई और टीम? तो आप मुझे बताइए। तो थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। बहुत अच्छा और बढ़िया आप लोगों का प्यार आ रहा है, फीडबैक आ रहा है ऑन द डेली वीडियोस जो हम कर रहे हैं ना हर टीम के स्क्वाड पे। अगर आपको बाकी टीम के स्क्वाड एनालिसिस जानने हैं तो ZB के चैनल पे हमने जीशान भाई के साथ हर एक ग्रुप का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब 1.5-1.25 घंटे का एनालिसिस किया है। ग्रुप A, B, C, D, आज E और F की बात हो रही होगी ZB के चैनल पे, तो वहां पे जाइए। तो जो टीम आपको लग रहा है कि भाई यार बेल्जियम की बात करो, जापान की बात करो, नॉर्वे की बात करो, सारी टीमों की बात, इवन कुरासाओ, हेती, काबो वर्दे जो नई टीम है, जॉर्डन वगैरह, सबकी बात की है हमने। आप प्लीज वो प्रीव्यूज जाके चेकआउट कीजिए, वहां पे पैनल डिस्कशन हुआ है, इन डेप्थ आपको पता चलेंगी चीजें। शिवम इज फिनोमिनल, रक्षित भाई विद हिज इनसाइट्स, एंड वी नो जी भाई इज द गोट। तो आप जाइए, चेकआउट कीजिए वो वीडियोस और वो प्रीव्यू ज़रूर देखिए आप जो हमने बनाए हैं फीफा वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग। जो ग्रुप्स हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार प्रीव्यूज़ हैं वो, तो वहाँ पे आपको आपके सवालों के बाकी जवाब मिल जाएंगे। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फीफा वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस की, तो उस वीडियो का आप बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मज़ा आने वाला है उस वीडियो में। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियंस होंगी, बहुत लोग उससे डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि एग्री भी करें, बट यही तो मज़े हैं प्रेडिक्शंस के, सबके अलग अलग होते हैं, सबका नज़रिया अलग अलग होता है देखने का। तो मिलता हूं आपसे जल्दी। कैसा लग रहा है आपको हमारा फीफा वर्ल्ड कप कवरेज? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। शॉर्ट्स, स्टोरीज, प्रीव्यूज, सब कुछ हम डाल रहे हैं हर जगह पे भाई। जो भी हमारे चैनल्स हैं, जो इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, ZBK का, ड्रॉग बाबा का, कर लीजिए फॉलो। बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता हूं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।